तो बच्चा लोग, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट्स के बारे में। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो जनरल कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं, लाइक एसएससी, रेलवे, दरोगा, यूपीएससी, बीपीएससी। और इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में हमने देखा कि ग्रेविटेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले मैंने बच्चों के लिए जो ग्रेविटेशन चैप्टर है, गुरुत्वाकर्षण, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने समझाया। अगर आप अभी वीडियो नहीं देखे हैं तो जो पीछे का लेक्चर है उसको जरूर देख लीजिए। और अब उसके ऊपर जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उसको मैं लेकर आया हूँ। ये जो मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, इसमें ये सारे के सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे बीपीएससी में पूछे गए हैं या फिर यूपीएससी में पूछे गए हैं या रेलवे में पूछे गए हैं, एसएससी में पूछे गए हैं। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो आइए देखते हैं कि हम लोगों ने जो पढ़ा कॉन्सेप्ट और जो आज क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, इसमें कोई सिमिलरिटी है या नहीं, या ऐसा कुछ है क्या कि हमने पढ़ाया कुछ और पूछा कुछ और गया है। तो ये तो क्वेश्चन देखने के बाद ही पता चलेगा। आपके पास भी क्वेश्चन बैंक होगा ही, तो आप मिला सकते हैं कि हाँ इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया है या नहीं जो हमने पढ़ाया है। तो आइए शुरू करते हैं और आप भी साथ साथ जवाब दीजिएगा। मैं कहूंगा कि इस लेक्चर को देखने से पहले आप एक बार पहले गुरुत्वाकर्षण का यानी कि ग्रेविटेशन का जो पहले का लेक्चर दिया गया है उसे आप जरूर से जरूर देख लें, ठीक है। यूट्यूब पर जे राज कॉन्सेप्ट जो यूट्यूब चैनल है उस पर देख लें, उसके बाद ही इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। तो आइए क्वेश्चन क्या है जरा उस पर विचार डालते हैं। क्वेश्चन ये है हम लोगों के सामने, एक क्वेश्चन आया है कि यदि ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g/p तथा विषुवत वृत्त पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g/p नहीं है, ये बेसिकली gp है, p यहाँ नीचे में है, तथा विषुवत वृत्त पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ge हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बच्चा लोग, हमने आपको बताया था जब ग्रेविटेशन पढ़ा रहा था कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो विषुवत रेखा पे यानी कि यहाँ पे सबसे कम होता है और यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है पोल पे। तो पोल पर का जो एक्सेलरेशन होता है गुरुत्वीय त्वरण, और यहाँ पे जो इक्वेटर, ये मतलब इक्वेटर विषुवत रेखा पे जो होता है, तो ये बेटा बड़ा होता है इससे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, जीपी बड़ा हो जाएगा जी से। ये हमने आपको समझाया था, करेक्ट। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो पीछे का लेक्चर देखिए, इस पे मैंने बहुत चर्चाएं की है, ठीक है ना। तो आइए दूसरा जो क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनेशंस में वो ये है कि अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो आपका वजन क्या हो। बेटा जो वजन का मतलब है कि भार, तो हमने बताया था कि जो भार होता है पृथ्वी को जब हम कंसीडर करते हैं कि वो घूम रही है, तो उस समय जो भार हमने बताया था वो बताया था mg - m ओमेगा² r। ये होता है जब पृथ्वी को हम ये मानते हैं कि पृथ्वी अपने एक्सिस पे यानी कि अक्ष पे घूम रही है ऐसे, तब ये भार होता है। अब यदि घूमना बंद कर दे, मतलब इसका जो कोणीय वेग है ये अगर 0 हो जाए, घूमना बंद करने का मतलब क्या है, इसका ओमेगा 0 हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो जब ये 0 हो जाएगा तो भार हो जाएगा हमारा mg के बराबर। अब आप खुद देख सकते हो कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो निश्चित तौर पे mg बड़ा है इससे, क्योंकि यहाँ तो mg में से कुछ घट गया, mg में से कुछ घट गया मतलब ये कम हो गया। तो ये कम है ना, ये ज्यादा है ना। तो कहता है कि पृथ्वी यदि घूमना बंद कर दे तो क्या होगा, घूमने से ये वजन हो जाएगा, ये भार हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई, कि बढ़ेगा, बढ़ेगा वजन, है ना, ज्यों का त्यों नहीं रहेगा। समझ में आई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है हम लोगों के पास, वो कहता है कि लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है। वास्तविक वजन का मतलब होता है एक्चुअल वेट। वास्तविक वजन का मतलब होता है एक्चुअल वेट। तो जो वास्तविक वजन होता है, एक्चुअल वेट, वास्तविक वजन, वो हमने बताया था आपको, वास्तविक वजन ये होता है mg के बराबर। mg को बोलते हैं वास्तविक वजन, ठीक है ना। और जो प्रत्यक्ष वजन होता है या आभासीय वजन जो होता है वो होता है, ये होता है mg - या +ma,
जब नीचे की तरफ त्वरण होता है तो mg माइनस m है, और ऊपर की तरफ त्वरण होता है तो आभासी वजन जो होता है, आभासी वजन ये होता है mg प्लस m, ऊपर की तरफ त्वरण होने पे। अब क्वेश्चन में देखते हैं कि त्वरण है किधर। त्वरण से ही प्रभावित होता है वजन लिफ्ट में, यही हमने बेटा समझाया था। तो कहता है कि जब लिफ्ट तेजी से नीचे आ रहा हो, मतलब ये लिफ्ट है और तेजी से नीचे आ रहा हो, ठीक है ना, तेजी से नीचे आ रहा हो। दूसरा में कहता है कि जब लिफ्ट समान गति से नीचे आ रहा हो, तेजी से नीचे आना और समान गति से नीचे आने का मतलब है समान गति में चाल उसका बदल नहीं रहा है। तो चाल जब नहीं बदलता है तो वजन में कोई परिवर्तन बताए थे कि नहीं होता है, क्योंकि त्वरण 0 हो जाता है। तो आभासी mg हो जाता है और एक्चुअल भी mg हो जाता है। तेजी से नीचे आने का मतलब है कि उसमें एक्सेलरेशन है नीचे, इसीलिए स्पीड बढ़ता जा रहा है। तो एक्सेलरेशन नीचे होगा तो वजन घटेगा। और क्वेश्चन में है कि लिफ्ट में मनुष्य का जो प्रत्यक्ष वजन है वास्तविक वजन से कम कब रहता है, मतलब वजन को कमाना है, यानी कि एक्सेलरेशन को, त्वरण को नीचे रखना है। तो यही वो ऑप्शन है फर्स्ट वाला, जिसमें तेजी से जब नीचे जाएगा, तेजी से जब नीचे जाएगा तो एक्सेलरेशन, त्वरण नीचे होगा तो वजन उसका घटेगा। समान गति में बताए थे कि नहीं, घटता बढ़ता है। जब ऊपर जाएगा समान गति से तब भी बढ़ता घटता नहीं है, और जब लिफ्ट तेजी से ऊपर जाएगा, मतलब त्वरण से ऊपर जाएगा, तो वजन बढ़ जाएगा। इसलिए बेटा यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। यहाँ तेजी से जाने का मतलब है कि स्पीड बढ़ना, चाल बढ़ना, यही समझना है। ठीक, आई बात समझ। तो ये बात है। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन जो पूछा गया है, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है, कहां पे सबसे कम वजन उसका होता है। ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर, पृथ्वी के केंद्र पर। एक्चुअली बेटा हमने ये भी चर्चा किया था कि किसी वस्तु का जो वजन होता है, भार होता है, वजन, वो mg होता है। अब जैसे जैसे g बदलता है, जी के बदलने के बारे में बहुत विचार किए थे, वीडियो में आप देखेंगे पिछले लेक्चर में, तो वजन भी बदलता रहता है। यहाँ पे कहता है कि सबसे कम कब होगा। तो हमने ये भी बताया था कि यदि हम पृथ्वी के सतह से गड्ढा खोद दें तो वहां पे जो वजन हो जाएगा वो mg 1 माइनस h/r होता है। ये वजन होता है, क्योंकि g का फॉर्मूला बताए थे, g माइनस h/r हो जाता है, g की जगह g नहीं रहता है। और ये भी बताए थे कि जो गहराई है, अगर यह गहराई हम r के बराबर कर दें, सेंटर में चले जाए गड्ढा खोदता हुआ, तो h बराबर r हो जाएगा, तो r/r1, तो ये 0 हो जाएगा, वजन हमारा 0 हो जाएगा। तो पृथ्वी के केंद्र पर कोई वजन नहीं रहेगा, वजन ही समाप्त हो जाएगा। पोल पे mg होगा, इक्वेटर पे mg माइनस ω²r होगा, इस तरह से होता है। तो सबसे कम केंद्र पे होता है, पृथ्वी के केंद्र पर, वहां 0 हो जाता है, और पोल पे दोनों पे अधिक होता है, क्योंकि पोल पे ओमेगा का प्रभाव नहीं पड़ता है, पोल पे ओमेगा का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, घूमने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि, वायुमंडल चंद्रमा पे क्यों नहीं है। बेटा ऐसा है कि कोई भी गैस हो, चाहे ऑक्सीजन हो या जो भी हो, तो जब उसको कहीं हम छोड़ेंगे तो उसका जो पार्टिकल होता है, उसका जो मोलिक्यूल होता है, अणु होता है, वो मोशन करता है, ऐसे रैंडम मोशन करता है, मोशन में रहता है, वो स्थिर नहीं रहता। उसका एक अपना गति होता है, जिसको हम लोग रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी बोलते हैं। उसका फॉर्मूला होता है √3RT/m, जहां m है मोलिकुलर मास, अणुभार, जैसे ऑक्सीजन के लिए 32 ग्राम होता है, और t है उसका टेम्परेचर, और r है गैस कांस्टेंट। रेडियस ना समझिएगा, गैस कांस्टेंट। तो यही होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इसको बोलते हैं। यही गैस के मॉलिक्यूल का वेलोसिटी होता है। तो यदि आप चंद्रमा पे इसको छोड़ देंगे, किसी ऑक्सीजन को ले जाकर के,
तो वहां पे जब ये कैलकुलेट करेंगे 3 RT/m, आर तो गैस कांस्टेंट है, m 32 ग्राम हो गया, उसको केजी में बदल लें और चंद्रमा पर उसका टेम्परेचर ले लीजिए। तो ये जो कैलकुलेट होके आता है वो चंद्रमा के लिए जो एस्केप वेलोसिटी होता है, एस्केप वेलोसिटी जो चंद्रमा के लिए होता है 2gm/r, ये पढ़ाए थे एस्केप वेलोसिटी पिछले वीडियो में, v माने एस्केप। तो इससे ये ज्यादा हो जाता है आरएमएस वेलोसिटी। ये गैस की मॉलिक्यूल की वेलोसिटी होते हैं, आरएमएस वेलोसिटी बोलते हैं इसको। तो ये इससे ज्यादा हो जाएगा, मतलब जितना भागने के लिए चाहिए स्पीड चंद्रमा से, उससे ज्यादा ये हो जाता है। तो अगर कोई वहां ले जाकर के ऑक्सीजन को छोड़ भी दे, किसी सिलेंडर में ले जाए और ऑक्सीजन वहां रिलीज कर दे, तो वह ऑक्सीजन वहां नहीं ठहरेगा, वो भाग जाएगा वहां से, क्योंकि भागने के जो स्पीड चाहिए उससे ज्यादा उसको खुद ब खुद है स्पीड है। तो इसका सही जवाब यह है कि यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्यम मूल वेग से कम है। यही बात है, ये जो परमाणु है इसमें, ये जो अणु है, उनका जो पलायन वेग है उनके वर्ग माध्यम मूल वेग से कम है। इसी को बोलते हैं आरएमएस वेलोसिटी। वर्ग, ये माध्यम मूल जो लिखा हुआ है ना, मीन माने माध्य, रूट मीन, यही है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये जो होता है उससे कम है पलायन वेग, इसीलिए वो भाग जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये ढूंढना। किसी भी पिंड का भार विभिन्न ग्रहों पर भिन्न होता है। हमने ये बताया है कि अलग अलग प्लैनेट पे जाएंगे तो वस्तु का भार अलग अलग होता है। तो हमको है कि सही नहीं चुनना है, ये तो सही है, तो ये मेरा आंसर नहीं हुआ। किसी भी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर, चंद्रमा पर और आकाश में समान होता है। ये भी हमने बताया था कि द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, यहाँ भी वही लिख रहा है, तो ये भी सही है। जबकि हमको गलत चुनना है, तो ये भी आंसर नहीं हुआ। किसी भी पिंड की भारहीनता की स्थिति उस पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के प्रति संतुलित होने पर होती है। कहता है कि जो भारहीनता होता है, किसी वस्तु का भार जो शून्य हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? होता इसलिए है कि जैसे मान लीजिए ये कोई प्लैनेट है, ये किसी वस्तु को अपनी ओर खींच रहा है mg बल से। अब होता क्या है कि इसका जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, जैसे मान लीजिए आप यहां लिफ्ट में बैठे हुए हैं, तो लिफ्ट अगर गुरुत्वीय त्वरण से गिरता है तो इस फोर्स को ये बैलेंस करता है, सुडो फोर्स, जिसके चलते इसका भार 0 हो जाता है। तो वही चीज दिख रहा है कि जब भी किसी वस्तु में एक्सेलरेशन g हो जाएगा तो उसका भार 0 हो जाएगा, वो भारहीनता की अवस्था में आ जाएगा। ये भी हम चर्चा किया है वीडियो। तो यही कहता है कि किसी भी पिंड की भारहीनता की स्थिति उस पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के प्रति संतुलित होने पर होती है। तो हाँ, ये बात सही है, ये सही बात। आगे कहता है किसी भी सतह पर समूल बल किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है। नहीं, द्रव्यमान अलग चीज है, m है और भार mg है, दोनों में अंतर है। यहां लिख रहा है कि समान होता है, तो ये गलत लिख रहा है। यही आंसर हो जाएगा हम लोग, क्योंकि गलत चुनना है और ये गलत है। द्रव्यमान और भार एक ही चीज नहीं होता है, एक m होता है तो एक mg होता है। ठीक है ना? ये बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता यह है कि कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है। अभी बताए हैं कि जब कोई वस्तु किसी पृथ्वी के चारों तरफ ऐसे घूमता है या किसी ग्रह के चारों तरफ, तो एक फोर्स तो गुरुत्वाकर्षण का लगता है mg, और जब मास से भाग देंगे तो इस पर जो एक्सेलरेशन होगा वो g हो जाएगा। तो जब भी कोई वस्तु पृथ्वी के चारों ओर घूमेगा तो उसका एक्सेलरेशन g होगा। g होगा क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है त्वरण फोर्स बटे मास होता है। तो फोर्स तो लगाएगा प्लैनेट mg और मास से भाग देंगे तो g। और पढ़ाए हैं कि जब भी किसी वस्तु में g एक्सेलरेशन हो तो उसका भार 0 हो जाता है, तो भारहीन हो जाएगा वो। अब ये क्या लिखता है?
कि कक्षा के में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है। क्यों भारहीन हो जाता है? तो बाहरी गुरुत्वाकर्षण का अभाव। कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। बाहरी गुरुत्वाकर्षण किंतु अंतरिक्ष यान के भीतर नहीं। कक्षा में अंतरिक्ष यान में ऊर्जा का न हो। अब देखिए इसको जरा समझिए, क्योंकि जनरल का क्वेश्चन है तो ये लोग बड़ा हल्के में लिखता है सेंटेंस को। तो कहता है यहाँ पे कि बाहरी गुरुत्वाकर्षण का अभाव, बाहर कोई नहीं लगता है फोर्स, इसलिए भारहीनता होता है। कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण के बराबर होता है। देखा जाए यदि डेप्थ में सोच करके तो एक भी इसका ऑप्शन सही नहीं लिखा है, एक भी ऑप्शन सही नहीं। लेकिन हम लोग को जवाब देना है जनरल के हिसाब से, जनरल के हिसाब से जवाब देना हो। तो इसका जवाब यह है कि कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। तो बाहरी गुरुत्वाकर्षण तो होता ही नहीं है, बाहर की तरफ कोई गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता। तो बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि किसी पिंड का भार क्या होता है? पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। देखिए बच्चा, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, ये तो बात सही है। विषुवत रेखा पर अधिक नहीं होता है, कम होता है। मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक नहीं होगा, पहाड़ ऊंचे हैं तो ऊंचाई से जी घट जाता है तो वेट घट जाएगा, ये भी सही नहीं है। और पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ऐसा भी नहीं है। इक्वेटर और पोल पर आपको बताए थे कि जैसे जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ेंगे तो जी बढ़ता है, इसलिए पृथ्वी की सतह पर सब जगह समान नहीं होता है। तो इसका आंसर है कि ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, यही इसका आंसर हो गया। हमने सारे ऑप्शंस को बेटा एक्सप्लेन कर दिया है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यह है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? अगर पृथ्वी हम लोगों को खींचना बंद कर दे, जो अपने सेंटर की ओर खींचती है उसको खींचना बंद कर दे। मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है और इसको पृथ्वी खींचना बंद कर दे तो क्या होगा? यही रह जाएगा या भाग जाएगा? देखिए क्या होता है, ये मुट्ठी मान लीजिए कि पृथ्वी है और ये ऐसे ऐसे घूम रही है, तो यहाँ पे जो वस्तु रखा हुआ है वो भी पृथ्वी के साथ घूम रहा है, उसकी वेलोसिटी है स्पर्श रेखा की तरफ, टेंजेंट की तरफ। तो जब ये पृथ्वी अचानक रुक जाएगी तो हर वस्तु चाहता है कि हमारा जो मोशन का अवस्था है बना रहे। तो जो वस्तु इस पर रखा हुआ था उसका इधर वेलोसिटी था स्पर्श रेखा की तरफ, टेंजेंशियल दिशा में, उधर ही वो फ्लाई कर जाएगा, उड़ जाएगा, भाग जाएगा, वस्तु ठहरा नहीं रहेगा। लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम, हर वस्तु अपनी गत्यावस्था को बनाए रखना चाहती। तो क्या होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा, वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएगा। अब हमने जो समझाया वो ऑप्शन यहां है ही नहीं। ये भार और द्रव्यमान की बात करता है, तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। फिर कहता है कि वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा, द्रव्यमान तो कभी शून्य होता ही नहीं है। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो एक बार हो गया सो हो गया, हमेशा वही रहेगा, इसलिए आंसर तो हो ही नहीं सकता। वस्तु का भार तथा द्रव्यमान शून्य हो जाएगा, द्रव्यमान कभी शून्य होता ही नहीं है। वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, द्रव्यमान कभी बढ़ता ही नहीं है। तो ये तीनों कट गया, तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, यही सही है। द्रव्यमान कभी बदलेगा नहीं। और भार क्यों शून्य हो जाएगा भाई? क्योंकि जब इस पृथ्वी को छोड़ के चला जाएगा तो इस पर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा। भार तो प्लैनेट के फोर्स के चलते आता है, तो फोर्स ही नहीं लगा। जिस फोर्स से कोई ग्रह किसी को अपनी ओर खींचता है वही तो उसका भार होता है, और वही खत्म हो गया, खींचना बंद कर दिया, तो भार शून्य हो जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, एक जो क्वेश्चन पूछा है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह के बाहर गिराई गई गेंद कहां चली जाएगी?
पृथ्वी के बाहर कोई उपग्रह है, सैटेलाइट है, ऐसे समझिए, यहाँ पे एक सैटेलाइट है, ये घूम रहा है पृथ्वी के चारों ओर। यदि इसमें से एक गेंद गिराया जाए, बॉल, इस सैटेलाइट से एक बॉल गिरा दे तो क्या होगा? अभी तो बताए कि चूंकि ये बॉल जब सैटेलाइट में था, उपग्रह में था, तो उसके साथ वो चल रहा था पृथ्वी के चारों तरफ। तो जैसे ही इसमें से गिराएंगे तो जड़त्व के नियम के अनुसार वो उसी दिशा में चलने लगेगा, वो स्वतः उसको वेलोसिटी मिल जाएगा। जड़त्व के नियम से, लॉ ऑफ इनर्शिया, उसी वेलोसिटी से वो चलने लगेगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी जितना था इसको, सैटेलाइट को पढ़ाया था ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी, कक्षीय वेग, वही कक्षीय वेग इसको मिल जाएगा जैसी बाहर करेंगे, और वो भी साथ साथ घूमने लगेगा। क्योंकि जो कक्षीय वेग होता है, जिसके चारों तरफ घूमता है, जिस प्लैनेट के चारों तरफ, उसके मास पर निर्भर करता है। जो घूमता है उसके मास पर नहीं। तो जैसे ही इसको बाहर करेंगे तो ये भी इतना ही वेलोसिटी इसको मिल जाएगा और वो घूमना शुरू कर देगा उसी ऑर्बिट में। कौन सा ऑप्शन है? पृथ्वी पर चली आएगी, चंद्रमा पर चली जाएगी, पृथ्वी पर गिरेगी, पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रह जाएगी। यही आंसर है, जो उसी ऑर्बिट में घूमता रह जाएगा, लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से। तो बच्चा वो ये कुछ क्वेश्चंस था जो ग्रेविटेशन के ऊपर बेस्ड था, जो पूछा गया डिफरेंट एग्जामिनेशंस में, रेलवे में, एसएससी में, बीपीएससी में, यूपीएससी में, जो गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से संबंधित था, उसको हमने डिस्कस किया। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं कुछ समझ में आया है तो जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत हुआ है, एक बार मैसेज कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो समस्या है उसका समाधान कर सकूं। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे विदा दीजिए। तब तक के लिए सबा खैर, सायोनारा, शुभ रात्रि, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।